In furniture manufacturing, use of nail, pins, glue, polish, which used to increase its esteem value, that cost is treated as डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट. नो डाउट ये जो आप इनडायरेक्टली चीजें यूज कर रहे हो उसकी स्टीम वैल्यू को बढ़ा सको, उसकी वैल्यू को बढ़ा सको, तो ये अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कॉस्ट है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. Next, if labor is satisfied with high wages, it may ultimately lead to increased production and productivity, increased efficiency, reduced labor and overhead cost. Yes, अगर जो लेबर है उनको आप ज्यादा वेजेस दे रहे हो और वो सेटिस्फाइड भी हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे और उससे आपका खर्चा भी कम होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the following is a mechanical device to record the exact time of the worker? क्लॉक कार्ड, स्टोर कार्ड, टोकन सिस्टम, अटेंडेंस रजिस्टर. क्लॉक कार्ड, इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो उन्होंने कितने घंटे काम किया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन पेरोल? डायरेक्ट लेबर फोर्स वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस, सेलिंग वेजेस. है तो ये सारे वेजेस ही और ये सारे ही क्या है, प्रोडक्शन पेरोल से रिलेटेड है. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. Next, if a predetermined fixed overhead rate is not applied and the volume of production is reduced from the planned capacity level, उस केस में जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होगा? अनचेंज्ड रहेगा. इंक्रीज फॉर फिक्स कॉस्ट एंड रिमेन अनचेंज्ड फॉर वेरिएबल कॉस्ट. इंक्रीज फॉर फिक्स कॉस्ट एंड डिक्रीज फॉर वेरिएबल कॉस्ट. डिक्रीज फॉर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन में कह रहे हैं प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज नॉट अप्लाइड. जो आपने पहले से डिसाइड करके रेट रखा था, अगर आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हो और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो भी घट जाए फ्रॉम द प्लान कैपेसिटी लेवल, तो नो डाउट जो कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड ही रहनी है ना. और अगर आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो घट रहा है, लेट्स से पहले हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन था वो 10,000 था, अब 8,000 हो गया, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड पहले 10,000 पे बट रहा था अब 8,000 पे बटेगा, तो नो डाउट हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी फॉर फिक्स कॉस्ट. बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट सिंपली क्या होता है, वो पर यूनिट के साथ बढ़ता जाता है. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है. तो अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम ही कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज फॉर फिक्स कॉस्ट एंड डिक्रीज फॉर वेरिएबल कॉस्ट. Next, which of the following is not an assumption of the basic economic order quantity model? Annual demand is known, ordering cost is known, carrying cost is known, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर अवेलेबल. ये तो हमने नहीं देखा ईओक्यू में, है ना. हमने फॉर्मूला भी बताया था, √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट. तो पहला 3 चाहिए, बट लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी हो तो भी आप ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते. नेक्स्ट, in order to ensure efficient functioning of the stores department and a steady flow of materials to the production departments, the restocking of store is duty of स्टोर की रीस्टॉकिंग का काम स्टोर कीपर का होता है. नेक्स्ट, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अब नॉर्मल लॉस हम कहां चार्ज करते हैं? कॉस्टिंग पीएल में, और हमारे पास गिवन ऑप्शन दिया इनकम स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, a high inventory turnover may leads an efficient use of the investment in the inventory, a high risk of stock out, stock position of storeroom, all of the given option. जितना ज्यादा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर होगा उतना ही ज्यादा आपका रिस्क होगा स्टॉक आउट का, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, which of the following cost is used in the calculation of cost per unit? Total production cost, cost of goods available for sale, cost of goods manufactured, cost of goods sold. कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर में इंडिकेट एन एफिशिएंट यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, अ हाई रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, स्टॉक पोजीशन ऑफ स्टोर रूम, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. देखो, अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है, मतलब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है, तो उस केस में नो डाउट आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्वेंट्री में वो एफिशिएंट होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, which of the following cost is used in the calculation of cost per unit? Total production cost, cost of goods available for sale, cost of goods manufactured, cost of goods sold. तो इसमें देखो जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. हमने जितना गुड्स बनाया है उसको हम यूज करते हैं ना. सिंपली हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, तो जितना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा उसी को नहीं यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. नेक्स्ट, अगर सीओजीएस दिए, जीपी मार्जिन दिया ऑन सेल्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स? हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी अपने चैनल पे डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड किया हुआ है, बट
हमने शॉर्ट वीडियोस में भी अब इसको अपलोड कर दिया है सो दैट आप लोग वहां से क्लियर कर सको अपने इस कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। या हमारे पास कॉस्ट दी हुई है और सेल्स पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है तो एज पर जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने बताया भी था, जिसपे प्रॉफिट दिया उसको 100 अज्यूम कर लो। अब जो इक्वेशन है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, उसको फिल करो। तो 100 अगर सेल्स है उस पे प्रॉफिट 25 हो गया तो कॉस्ट कितनी हो गई 75। अगर हम प्रॉफिट ऑन सेल निकालें तो 25% आएगा, अगर कॉस्ट पे निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33.33% है ना। हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है 50,000। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली कि सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। जब हमारे पास COGS दिया हुआ है 50,000 तो हम इसमें GP ऐड कर दें जो कि है 33.33%, दैट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट है ना। यह जगह 16,667 ऐड कर दो, 66,667 हमारा आंसर आएगा, सेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, when a manufacturing company is highly automated manufacturing plant producing many different products, the most appropriate basis for applying fixed overhead cost to work in progress is work in progress में अगर हमें एलोकेट करना है और फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करना है तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, all of the following are cases of labor turnover except workers appointment against the vacancy cost due to discharge, workers employed under the expansion scheme, the total change in the composition of labor force, workers retrenched। अगर देखा जाए तो इसको छोड़ के बाकी सारे लेबर टर्नओवर के मेथड है। नेक्स्ट, द टर्म मिनिमम लेवल रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी बिलो which the stock of any item should not be allowed to fall, the quantity below which the stock of any item should be allowed to fall, एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, लीड टाइम पीरियड। मिनिमम लेवल मतलब उसके बिलो आपको नहीं जाना होता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following would be considered a major aim of a job order costing system to determine the cost of producing each job or lot, to compute the cost per unit, to include separate record for each job to track the cost। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम हम इन तीनों के लिए यूज करते हैं सो दैट हम हर जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके, कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कर सके, हर जॉब के लिए एक अलग रिकॉर्ड बना सके। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला मेथड, टेबल मेथड, ग्राफ मेथड। ये तीनों ही मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड ही देखा है जिसमें अभी हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस भी किया था। Next, a chemical process has normal wastage of 10% of input. In a period 2500 kg of material were input and there was abnormal loss of 75 kg. What quantity of good production was achieved? आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी अचीव्ड होगी। देखो 2500 का इनपुट था जिसमें से 10% ऑफ इनपुट तो नॉर्मल वेस्टेज हो गया, मतलब 250 का बचा कितना 2250, और इसमें से अब नॉर्मल वेस्टेज हो गया 75 का, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा 2175, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, which of the following is likely to be classified as a direct material cost of a motor car wheel? The metal used to manufacture it, the metal used to manufacture one of the tools used in the car wheel factory, the cost of operating the raw material stores in the factory, the cost of the quality operation on the finished car wheels। देखो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसको बनाने में वही तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, the first in first out method of pricing raw material issues exhibits which one of the following features? The issue price is recalculated each time. The issue price is always at the latest price. The goods are always issued strictly. The issue price is always at the earliest price. First in first out में क्या होगा, earliest price पे होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, which of the following is not a method of pricing raw material issues from stock? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज है, बट मार्जिनल कॉस्ट ये रॉ मटेरियल के प्राइस की कैलकुलेशन के लिए नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, और ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस प्लीज अच्छे से आप लोग कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और आप हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना सो दैट बहुत सारे फ्री मटेरियल का बेनिफिट ले पाओ। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल पाए। एंड अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।
अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।